नमस्कार। आज हम इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलट रहे हैं जिसने कह सकते हैं कि पूरी दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। द्वितीय विश्व युद्ध, बिल्कुल। एक ऐसा संघर्ष जिसने शायद हर किसी को किसी न किसी तरह प्रभावित किया। हाँ, और हमारे पास जो जानकारी हैं, जो नोट्स हैं, उनकी मदद से हम कोशिश करेंगे इसके कारणों को समझने की, जो मुख्य घटनाएं हुई और फिर इसका असर क्या पड़ा। मतलब गहराई से बात करेंगे लेकिन आसान शब्दों में। तो मकसद यही है कि समझे कि सब शुरू कैसे हुआ, कौन से वो अहम मोड़ थे और इसने दुनिया पर क्या असर छोड़ा है जो आज भी महसूस होता है। और इस बातचीत की शुरुआत में ही वो एक आंकड़ा याद रखना जरूरी है। करीब करीब आप मानिए 7 से 8.5 करोड़ लोग मारे गए। 8.5 करोड़? हाँ, ये उस समय की दुनिया की आबादी का लगभग 3% था। ये तबाही का पैमाना दिखाता है। सच में। तो इसकी जड़ें कहाँ थी? अक्सर यही कहा जाता ना कि दूसरे विश्व युद्ध के बीज तो पहले विश्व युद्ध के बाद ही बो दिए गए थे। वो वर्साई संधि, हाँ बिल्कुल, 1919 की वर्साई संधि, उसने जर्मनी पर बहुत सख्त शर्तें लगाई थी। क्या शर्तें थी वो? देखिए, जमीन छीन ली गई, सेना बिल्कुल छोटी कर दी गई और फिर वो मुआवजा, बहुत भारी मुआवजा थोप दिया गया। तो जाहिर है जर्मनी के लोगों में गुस्सा तो होगा, अपमान जैसा महसूस हुआ होगा। बहुत ज्यादा। और इसी गुस्से और अपमान की लहर पर सवार होकर कौन आया? एडोल्फ हिटलर और उसकी नाजी पार्टी। 1933 में वो सत्ता में आ गए। और उसने बड़े वादे किए होंगे फिर। हाँ, उसने सिर्फ जर्मनी के पुनर्निर्माण का ही वादा नहीं किया, बल्कि वो खोया हुआ सम्मान वापस दिलाने का और लेबेंसराम का, मतलब जर्मन लोगों के लिए रहने की जगह, खासकर पूर्वी यूरोप में। अच्छा। और ये सिर्फ वादे नहीं थे, ये उस वक्त के जर्मनी की दुखती रग पर हाथ रखने जैसा था। और ये सब सिर्फ जर्मनी में नहीं हो रहा था, इटली, जापान। सही। इटली में मुसोलिनी थे, वो एक नया रोमन साम्राज्य बनाना चाहते थे। और उधर जापान एशिया और प्रशांत में अपना दबदबा चाहता था, संसाधन चाहिए थे उसे। और मजे की बात यह है कि पहले विश्व युद्ध के बाद शांति के लिए लीग ऑफ नेशंस बना था। हाँ, राष्ट्र संघ। पर वो बिल्कुल बेअसर साबित हुआ। जर्मनी, इटली, जापान, इन ताकतों को वो रोक ही नहीं पाया। और ब्रिटेन, फ्रांस जैसी बड़ी ताकतें क्या कर रही थीं? अपीजमेंट, तुष्टीकरण मतलब एक तरह से अनदेखा करना या छोटी मोटी मांगे मान लेना ताकि झगड़ा न बढ़े। हाँ बिल्कुल। जैसे 1938 में म्यूनिक समझौता हुआ। हिटलर को चेकोस्लोवाकिया का एक हिस्सा, सुडेटनलैंड, लेने दिया गया, इस उम्मीद में कि वो शांत हो जाएगा। हाँ, कि शायद यहीं रुक जाए, एक और बड़ा युद्ध टल जाए। लेकिन ये तो आग को और भड़काने जैसा साबित हुआ। बहुत बड़ी भूल थी ये। और फिर वो दिन आ ही गया, 1 सितंबर 1939। जर्मनी ने पोलैंड पर हमला कर दिया। और वो उनकी खास रणनीति थी ना, ब्लिट्जक्रीग। हाँ, ब्लिट्जक्रीग, बिजली युद्ध। मतलब टैंक, हवाई जहाज, पैदल सेना, सब एक साथ इतनी तेजी से हमला करते थे कि दुश्मन को संभलने का वक्त ही न मिले। और इसके जवाब में फिर ब्रिटेन और फ्रांस ने 2 दिन बाद, 3 सितंबर 1939 को ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। और बस यहीं से द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया। लेकिन पोलैंड का क्या हुआ? मतलब वो तो कुछ ही हफ्तों में। हाँ, पोलैंड का तो बहुत जल्दी पतन हो गया। और इसमें सिर्फ जर्मनी नहीं था। अच्छा। दूसरी तरफ से सोवियत संघ ने भी हमला कर दिया। असल में जर्मनी और सोवियत संघ ने अगस्त 1939 में एक सीक्रेट समझौता किया था, मोलोटोव रिबेनट्रॉप पैक्ट। ये तो बड़ी अजीब बात है, नाजी जर्मनी और कम्युनिस्ट सोवियत संघ एक साथ। हाँ, दुनिया हैरान रह गई थी। ऊपर से तो ये एक दूसरे पर हमला न करने का समझौता था, लेकिन अंदर ही अंदर उन्होंने पूर्वी यूरोप को आपस में बांट लिया था। पोलैंड का बंटवारा भी उसी में शामिल था। मतलब उस वक्त विचारधारा से ज्यादा अपने अपने हित साधना ज्यादा जरूरी था। बिल्कुल, भू राजनीतिक स्वार्थ। और पोलैंड इसका शिकार बन गया, कुछ ही हफ्तों में नक्शे से गायब। युद्ध के शुरुआती साल, खासकर 1940, वो जर्मनी के लिए तो बहुत अच्छे रहे, है ना? बहुत अच्छे। डेनमार्क, नॉर्वे, बेल्जियम, नीदरलैंड्स, लग्जमबर्ग और फिर फ्रांस, वो तो बहुत बड़ी बात थी। जून 1940 में फ्रांस ने हार मान ली। ये सब कितनी तेजी से हुआ। हाँ, फ्रांस का इतनी जल्दी हार जाना मित्र राष्ट्रों के लिए बहुत बड़ा झटका था। अब ब्रिटेन लगभग अकेला पड़ गया था यूरोप में। ऐसा लग रहा होगा कि बस अब ब्रिटेन की बारी है। बिल्कुल। लेकिन तभी हुई बैटल ऑफ ब्रिटेन की लड़ाई। ये ज्यादातर हवा में लड़ी गई। इसमें क्या हुआ था खास? जर्मनी की वायुसेना लुफ्टवाफे ने सोचा कि पहले ब्रिटेन की हवाई ताकत RAF को खत्म कर दें, फिर समुद्र से हमला करेंगे। उन्होंने जबरदस्त बमबारी की। लेकिन RAF ने कमाल कर दिया।
ब्रिटिश पायलटों ने न सिर्फ हमले रोके बल्कि जर्मन जहाज़ों को भारी नुकसान पहुंचाया। ये हिटलर की पहली बड़ी हार थी। अच्छा। और ये सिर्फ सैन्य हार नहीं थी, इसने दुनिया को दिखाया कि हिटलर को हराया जा सकता है, और इसने ब्रिटेन की उम्मीद जगाए रखी। और इटली, जापान, वो क्या कर रहे थे इस दौरान? इटली जर्मनी के साथ आ गया था, लेकिन उसे ज्यादा कामयाबी नहीं मिली। जापान उधर प्रशांत में अपना दबदबा बढ़ा रहा था। चीन में, दक्षिण पूर्व एशिया में, खासकर उन इलाकों में जहां संसाधन थे। तो युद्ध फैल रहा था यूरोप, एशिया, लेकिन दो बड़ी ताकतें अभी भी बाहर थीं, सोवियत संघ और अमेरिका। हाँ, ये तस्वीर बदली 1941 में। ये साल बहुत अहम था। क्या हुआ 1941 में? 22 जून 1941 हिटलर ने वो किया जिसे कई लोग उसकी सबसे बड़ी गलती मानते हैं, ऑपरेशन बारब्रोसा, सोवियत संघ पर हमला। सोवियत संघ पर? वो तो उनका साथी था मोलोटोव रिबेनट्रॉप पैक्ट में। हाँ, लेकिन हिटलर की नज़र हमेशा से सोवियत संघ की जमीन और संसाधनों पर थी। ये इतिहास का सबसे बड़ा जमीनी हमला था। लाखों सैनिक भेजे गए। उसे लगा होगा कि जल्दी जीत लेगा। हाँ, उसे लगा सर्दियों से पहले मॉस्को पर कब्जा हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्यों? सोवियत सेना ने बहुत कड़ा मुकाबला किया, और फिर आई रूस की भयानक सर्दी। उसने जर्मन सेना की कमर तोड़ दी। ये एक बहुत लंबा खूनी मोर्चा बन गया, जिसने जर्मनी के संसाधन चूस लिए। और फिर उसी साल दिसंबर में दुनिया के दूसरे कोने में कुछ हुआ। हाँ, 7 दिसंबर 1941 पर्ल हार्बर, जापान ने हवाई में अमेरिका के नौसैनिक अड्डे पर अचानक हमला कर दिया। पर्ल हार्बर, ये तो बहुत बड़ा हमला था। बहुत बड़ा। अमेरिका के कई जंगी जहाज तबाह हो गए, हजारों सैनिक मारे गए। अमेरिका भौचक्का रह गया। जापान ने ऐसा क्यों किया? अमेरिका से सीधे पंगा लेना तो... ये एक जुआ था, एक बहुत बड़ा रिस्क। जापान को लगा कि अगर वो अमेरिका की प्रशांत नेवी को एक झटके में बेकार कर दे, तो अमेरिका एशिया में उसके विस्तार को रोक नहीं पाएगा। लेकिन हुआ उल्टा। बिल्कुल उल्टा। इस हमले ने अमेरिका को नींद से जगा दिया। अमेरिकी लोग युद्ध के लिए एक हो गए, और अमेरिका ने जापान और फिर जर्मनी और इटली के खिलाफ भी युद्ध का ऐलान कर दिया। अब सही मायनों में विश्व युद्ध बन गया था। जापान जीत रहे थे। फिर पासा कैसे पलटा? वो 1942-43 का समय। हाँ, 1942-43 को टर्निंग पॉइंट कहा जाता है। 3 बड़ी लड़ाइयां थीं जिन्होंने सब कुछ बदल दिया। कौन सी? पहली स्टालिनग्राड, पूर्वी मोर्चे पर, शायद इतिहास की सबसे भयानक लड़ाइयों में से एक। महीनों चली। आखिर में सोवियत सेना ने जर्मन सेना को घेर लिया और हार मानने पर मजबूर कर दिया। स्टालिनग्राड, हाँ सुना है, बहुत नुकसान हुआ था दोनों तरफ। बहुत ज्यादा। ये जर्मनी के लिए सिर्फ सैन्य हार नहीं थी, ये मनोवैज्ञानिक हार भी थी। यहां से जर्मनी का पीछे हटना शुरू हुआ। और दूसरी थी प्रशांत में, मिडवे की लड़ाई, जून 1942। यहां अमेरिकी नेवी ने जापानी नेवी को बुरी तरह हराया। जापान के 4 सबसे जरूरी एयरक्राफ्ट कैरियर डूब गए। ओह। इसके बाद जापान के लिए प्रशांत में हमला करना लगभग नामुमकिन हो गया। ये प्रशांत युद्ध का टर्निंग पॉइंट था। और तीसरी उत्तरी अफ्रीका में एल अलामीन की लड़ाई, अक्टूबर-नवंबर 1942। यहां ब्रिटिश सेना ने जर्मन जनरल रोमेल की सेना को हराया। इससे अफ्रीका से धुरी राष्ट्रों को बाहर निकालने का रास्ता खुल गया। स्टालिनग्राद, मिडवे, एल अलामीन, मतलब एक ही समय के आसपास दुनिया के अलग अलग हिस्सों में धुरी राष्ट्रों को बड़ी हार झेलनी पड़ी। हाँ, और इन जीतों ने मित्र राष्ट्रों यानी एलाइज अमेरिका, ब्रिटेन, सोवियत संघ वगैरह को हौसला दिया। अब लड़ाई उनके पक्ष में जाने लगी थी। अब सवाल ये नहीं था कि धुरी राष्ट्र जीतेंगे या हारेंगे, बल्कि ये था कि कब हारेंगे। इन जीतों के बाद मित्र राष्ट्रों ने क्या किया? 1943 में उन्होंने इटली पर हमला किया, पहले सिसिली पर, फिर इटली की मुख्य जमीन पर। नतीजा, इटली ने सरेंडर कर दिया, मुसोलिनी को हटा दिया गया। तो एक बड़ा देश युद्ध से बाहर हो गया। हाँ, हालांकि जर्मनी ने उत्तरी इटली पर कब्जा कर लिया था। लड़ाई वहां जारी रही, पर इटली का हटना बड़ी बात थी। और फिर आया वो दिन जिसे सब जानते हैं, डी डे। 6 जून 1944, ऑपरेशन ओवरलॉर्ड। मित्र देशों की सेनाओं ने फ्रांस के नॉर्मैंडी तट पर हमला किया। ये इतिहास का सबसे बड़ा एम्फीबियस हमला था, मतलब जमीन और समुद्र दोनों से। इसका मकसद क्या था? मकसद था पश्चिमी यूरोप में दूसरा मोर्चा खोलना। सोवियत संघ पूरब से लड़ रहा था, अब पश्चिम से भी जर्मनी पर दबाव बनाना था। नॉर्मैंडी में तो बहुत भयानक लड़ाई हुई होगी। हाँ, शुरुआती घंटों और दिनों में बहुत जाने गई, लेकिन मित्र सेनाएं टिकी रहीं। उन्होंने धीरे धीरे फ्रांस को आजाद कराना शुरू किया। अब जर्मनी 2 तरफ से फंस गया था।
पूरब से सोवियत संघ, पश्चिम से बाकी मित्र देश, बिल्कुल। जर्मनी के लिए ये अंत की शुरुआत थी। और फिर बर्लिन का पतन। हाँ, 1945 आते आते सोवियत सेना पूरब से बर्लिन पहुंच रही थी और पश्चिमी सेनाएं पश्चिम से। बर्लिन घिर गया। हिटलर को समझ आ गया कि अब कोई रास्ता नहीं बचा। उसने आत्महत्या कर ली। 30 अप्रैल 1945 को बर्लिन में अपने बंकर में। उसके कुछ ही दिन बाद 8 मई 1945 को जर्मनी ने बिना शर्त सरेंडर कर दिया। यूरोप में युद्ध खत्म। वी डे, विक्ट्री इन यूरोप। हाँ, वी डे। यूरोप में तो शांति हो गई, लेकिन जापान, हाँ, वो तो अभी लड़ रहा था। हाँ, प्रशांत में युद्ध जारी था। जर्मनी के हारने के बाद मित्र राष्ट्रों ने पूरा ध्यान जापान पर लगाया। अमेरिका की एक रणनीति थी आइलैंड हॉपिंग। आइलैंड हॉपिंग मतलब एक एक करके जरूरी द्वीपों पर कब्जा करते हुए जापान के मुख्य द्वीपों की तरफ बढ़ना। इवो जिमा, ओकिनावा, ये लड़ाइयां बहुत खूनी थी। जापानी सैनिकों ने जबरदस्त मुकाबला किया। तो अमेरिका को लगा कि जापान पर सीधा हमला करना और भी मुश्किल होगा, बहुत जाने जाएंगे। हाँ, अमेरिकी सेना का यही अंदाजा था कि लाखों अमेरिकी और जापानी जाने जा सकती हैं अगर जापान पर हमला किया गया। और इसी पृष्ठभूमि में राष्ट्रपति ट्रूमैन ने वो फैसला लिया। परमाणु बम का? हाँ, युद्ध जल्दी खत्म करने और अमेरिकी जानें बचाने का तर्क दिया गया। 6 अगस्त 1945, हिरोशिमा। अमेरिकी बॉम्बर एनोला गे ने लिटिल बॉय नाम का बम गिराया। एक झटके में शहर तबाह। लगभग 1,40,000 लोग मारे गए, तुरंत या बाद में रेडिएशन से। ये कल्पना करना भी मुश्किल है, पर जापान ने फिर भी हार नहीं मानी। तो 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 दूसरा बम फैटमैन नागासाकी पर गिराया गया। नागासाकी? हाँ, उसमें भी अनुमानित 70,000 से ज्यादा लोग मारे गए। ये पहली और आखिरी बार था जब युद्ध में परमाणु हथियारों का इस्तेमाल हुआ। इन 2 हमलों के बाद? इन हमलों और साथ में सोवियत संघ ने भी मंचूरिया पर हमला कर दिया था। इन सब ने मिलकर जापान को मजबूर कर दिया। सम्राट हिरोहितो ने सरेंडर का फैसला किया। और फिर औपचारिक सरेंडर हुआ 2 सितंबर 1945 को टोक्यो खाड़ी में खड़े अमेरिकी जहाज यूएसएस मिजौरी पर जापान ने दस्तखत किए और द्वितीय विश्व युद्ध आधिकारिक तौर पर खत्म हो गया। वीजे डे, विक्ट्री ओवर जापान डे। युद्ध खत्म हुआ, लेकिन पीछे छोड़ गया तबाही, मौतें। वो आंकड़ा फिर से याद आता है, 7 से 8, 8.5 करोड़। और ज्यादातर आम लोग। हाँ, बमबारी, भूखमरी, बीमारियां, आम नागरिक सबसे ज्यादा पिसे। और हमें होलोकॉस्ट को नहीं भूलना चाहिए। होलोकॉस्ट? वो सिर्फ युद्ध की बर्बरता नहीं थी, वो नाजी जर्मनी का एक सोचा समझा, योजनाबद्ध नरसंहार था। लगभग 60 लाख यहूदी सिर्फ इसलिए मारे गए क्योंकि वो यहूदी थे। 60 लाख? और सिर्फ यही यहूदी ही नहीं, लाखों और लोग, रोमा, जिप्सी, समलैंगिक, विकलांग, राजनीतिक विरोधी, युद्धबंदी, उन्हें भी मारा गया, कैंपों में या सीधे। ये दिखाता है कि नफरत किस हद तक जा सकती है। इस भयानक तबाही के बाद दुनिया ने कुछ सीखा? क्या बदलाव आए? सबसे बड़ा बदलाव तो शायद ये था कि दुनिया को लगा कि ऐसा फिर नहीं होना चाहिए। और इसी सोच से 1945 में बना संयुक्त राष्ट्र, यूनाइटेड नेशंस, यूएन। हाँ, यूएन, ताकि देश आपस में बात कर सकें, झगड़े सुलझा सकें। बिल्कुल। और जर्मनी का क्या हुआ? उसे 4 हिस्सों में बांट दिया गया। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और सोवियत संघ के कब्जे वाले क्षेत्र। बर्लिन को भी ऐसे ही बांटा गया। और यहीं से वो कोल्ड वॉर की शुरुआत हुई। हाँ, बिल्कुल। युद्ध में अमेरिका और सोवियत संघ साथ थे, दुश्मन एक था। लेकिन जैसे ही युद्ध खत्म हुआ, उनके अपने मतभेद, पूंजीवाद बनाम साम्यवाद और दुनिया में दबदबे की लड़ाई, वो खुलकर सामने आ गए। दुनिया 2 गुटों में बट गई और अगले 45 साल तक यही शीत युद्ध चला। और क्या बड़े असर हुए युद्ध के? एक और बहुत बड़ा असर था उपनिवेशवाद का खात्मा, डीकोलोनाइजेशन। युद्ध ने यूरोपीय ताकतों जैसे ब्रिटेन और फ्रांस को कमजोर कर दिया था। और दुनिया भर में आजादी की आवाजें उठ रही थीं। तो एशिया और अफ्रीका के बहुत से देश अगले कुछ दशकों में आजाद हो गए। भारत भी उसी दौरान आजाद हुआ। हाँ, और आर्थिक रूप से यूरोप तो तबाह हो गया था। तो अमेरिका ने मदद के लिए मार्शल प्लान शुरू किया 1948 में। पश्चिमी यूरोप के देशों को पैसा दिया ताकि वो दोबारा खड़े हो सकें। यह सिर्फ मदद नहीं थी, यह साम्यवाद को रोकने का तरीका भी था। तो कुल मिलाकर देखें तो द्वितीय विश्व युद्ध ने दुनिया को पूरी तरह बदल दिया। शक्ति का केंद्र बदल गया। यूरोप की बजाय अमेरिका और सोवियत संघ 2 सुपर पावर बन गए। हाँ, और असर सिर्फ राजनीति तक नहीं था। टेक्नोलॉजी में जबरदस्त तरक्की हुई। जेट इंजन, रॉकेट, रडार,
एंटीबायोटिक्स जैसे पेनिसिलिन। हम्म। युद्ध की जरूरत ने ये सब तेज कर दिया। लेकिन साथ ही परमाणु हथियारों का खतरा भी दे दिया। बिल्कुल, उसका साया तो आज तक है, लेकिन शायद इस तबाही ने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, मानवाधिकारों की अहमियत को भी मजबूत किया। भले ही दुनिया में आज भी झगड़े हैं। तो ये थी द्वितीय विश्व युद्ध की कहानी। कैसे पहले विश्व युद्ध के बाद के हालात ने इसे जन्म दिया, कैसे ये फैला, कैसे पासा पलटा, कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी और कैसे इसने एक नई दुनिया बनाई। और इस पूरी बातचीत से एक सवाल जरूर उठता है, सोचने वाली बात है। हमने देखा कि इतने बड़े विनाश के बाद दुनिया ने यूएन जैसी संस्था बनाई ताकि ऐसा फिर न हो। आज की दुनिया जो पहले से कहीं ज्यादा जुड़ी हुई है, लेकिन उतनी ही बंटी भी लगती है। तो क्या हमने वो सबक याद रखे हैं? कूटनीति की अहमियत, राष्ट्रवाद के खतरे, आपसी सहयोग की जरूरत, या हम फिर से इतिहास दोहराने के रास्ते पर हैं? ये एक जरूरी सवाल है। बिल्कुल। इसी सवाल के साथ आज की ये बातचीत यहीं खत्म कर